हाँ ठीक है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जैसे मान लीजिए कोई आर्बिट्री शेप का कोई बॉडी है, ठीक, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, सपोज करें कि ये पॉइंट है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट वो ऐसे घूम सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहां, ठीक, और ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया, सेंटर ऑफ मास, और मान लीजिए कोई पॉइंट है यहां, इस पॉइंट को नाम हम ए दे रहे हैं। अब ये ए पॉइंट पर मान लीजिए कि पॉजिटिव इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा एफ, और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, आगे इसको एक्सटेंड करें तो इधर होगा, ये होगा आर कैप, इसको हम लोग आर वेक्टर बोल रहे हैं। तो आर वेक्टर और आर कैप, उनके बीच में आपको एंगल दिख रहा है, ये थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल है, हमने एक डिफाइन किया है फोर्स V इंट्रोड्यूस्ड फोर्स F हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और आर क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कहां से कहां, फ्रॉम फ्रॉम सेंटर, सेंटर ओ which lie on axis of rotation, of rotation to point of action, यानी कि सॉरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हुआ, और ये सेंटर पॉइंट जहां से पोजीशन वेक्टर हम मेजर करेंगे, सारे डायमेंशन मेजर करेंगे, और इसको आर कैप को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर टेकन in the direction of, in the direction of वेक्टर आर, वेक्टर आर के डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। और ये थीटा एंगल क्या है, थीटा बी द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या है, फोर्स, उनके बीच का एंगल थीटा। तो हम लोग यहां पर एफ को डिफाइन किए, आर हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहां से कहां, फ्रॉम फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए, या फिर पोजीशन फ्रॉम सेंटर, सेंटर ओ टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन एफ एंड आर, उनके बीच का। तो देन वी डिफाइन टॉर्क, टॉर्क जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। समझ पा रहे हैं, टॉर्क क्या कहलाएगा, आर क्रॉस एफ। आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का पता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पता है, तो ये हमारा टॉर्क क्या है, ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम बात करेंगे किसका, उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मान लीजिए टाउ मॉड लेंगे, ये क्या आ जाएगा, क्रॉस एफ का मॉड होगा ये, बराबर आर का मॉड इंटू एफ का मॉड इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, और ये होगा टॉर्क का मॉड। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और यदि हमको टॉ लिखना है तो हम लिख सकते हैं आर का मॉड इंटू एफ का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक। और इस पूरे के पूरे मैग्नीट्यूड, इस पूरे पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, we can write it mod of tau into n cap। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और टाउ कैप इज इक्वल टू एन कैप, और ये होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ टाउ, टाउ के डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस बात को समझना है यहां पर कि टाउ जो है वो टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ है। आर क्रॉस एफ, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या है, उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स। पोजीशन वेक्टर किसको डिफाइन कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर हम लिख रहे हैं कि जिस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से उस पोजीशन का कौन सा, ए जो पोजीशन है, उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो पोजीशन बताएगा। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका लेंथ बताता है या डिस्टेंस बताता है, जो कि सेंटर से उस पॉइंट का एप्लीकेशन का होगा, और उस पॉइंट पर फोर्स लगा उसका डायरेक्शन अलग है। अब थीटा क्या है, उस फोर्स और उस आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो टॉर्क डिफाइन कैसे हुआ है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ, तो इसमें आर क्रॉस इसका मॉड लिए तो आर एफ साइन थीटा, थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। अब ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब टॉर्क को हम एलोबरेट करके लिखे तो टाउ बराबर क्या होगा, आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। ये पूरा का पूरा टर्म उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये पूरा क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा टर्म इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहां हम सिर्फ ये लिख देंगे। और एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्योंकि वेक्टर को किसके टर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, जिसको हम टाउ मोड से रिप्रेजेंट किए हैं। और एन कैप क्या हुआ, डायरेक्शन किसका, टॉर्क का डायरेक्शन। तो टॉर्क का डायरेक्शन अब हम कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो हम यहां लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी divided, can be decided by, the direction of torque can be decided by Fleming right hand rule। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे, तो देखिए ध्यान से, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ हम एक्सप्लेन करेंगे तो अंदर की तरफ दिखाएगा। तो यदि हम इसके अनुसार चले, साइन कन्वेंशन जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग चले, तो ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, और इसको हम जेड एक्सिस मान रहे हैं। तो अभी ये जो बॉडी है, ये बॉडी रोटेट किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए ये वाई एक्सिस होगा उसके लिए, उसके अबाउट ये घूम रहा है। तो आप ध्यान से समझिए कि अभी जो ये पोजीशन वेक्टर और ये जो एफ वेक्टर है, ये दोनों किस प्लेन में है, पोजीशन वेक्टर और एफ वेक्टर जो है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है। इससे ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में।
तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करेंगे तो हम ऐसे टर्न करके ऐसे करेंगे तो जो अंदर की तरफ रिप्रेजेंट होगा, इसका मतलब है कि यहां पर जो इसका डायरेक्शन होगा एन कैप, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ यानी कि क्रॉस लेंगे, क्रॉस। और ये कौन सा डायरेक्शन होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा? इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस यानी कि माइनस के कैप। तो एन कैप क्या बनेगा? माइनस के कैप बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आर कैप क्रॉस एफ इधर होगा। समझ पाए? तो इस तरह से इसका हम टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब टॉर्क का डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि ये इधर टर्न कर रहा है तो ये मतलब इसे टर्न कराने की कोशिश किधर करेगा? अंदर की तरफ, यानी कि ये जो बॉडी है, मतलब ये पॉइंट है, ये अंदर की तरफ ऐसे घूमेगा। समझ गए? समझ पा रहे हैं इस बात को? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से इसको समझने में दिक्कत है तो बताइए। ठीक है? बॉडी पर अभी जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में अब आर इधर जा रहा है तो आर क्रॉस एफ किए तो अंदर की तरफ गया, यानी कि ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स उसको अंदर की तरफ टर्न कराने की कोशिश कर रहा है। समझे? मान लीजिए सपोज करें कि एक फोर्स और लगे, इसको पहले राइट डाउन कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए पहले। और ये ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मिलाएंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा। ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट। तो अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहां मिला हमें आर कैप, तो ये एंगल हमें थीटा मिलेगा, हम जो पहले भी करके देख चुके हैं। तो अब इस डायरेक्शन में यदि हम लेना चाहें तो आर वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा ले सकते हैं। और इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा आर वेक्टर का मॉड इनटू सॉरी, इनके बीच का ये एंगल हुआ। तो इस डायरेक्शन में एफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो गया ये एफ साइन थीटा, इनके बीच का एंगल, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। ठीक, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो होगा ऐसा, इस फोर्स को एफ को रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा इस तरह से बना, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, तो ये फोर्स एफ हो गया। अभी क्या हो रहा है? ये एफ साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा। आप कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा एंड आर कैप आर पैरेलल है, पैरेलल है। तो इनके कारण जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो अभी हम इसको छोड़ दें, हम इसको ऐसे समझें कि टॉ बराबर यदि निकालना हो आर एफ साइन थीटा। ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि एफ साइन थीटा और आर और इनटू साइन 90 कह सकते हैं। एफ साइन थीटा एक वैल्यू है जो कि किससे? आर से क्या है? परपेंडिकुलर है। देख रहे हैं एफ साइन थीटा जो है वेक्टर आर से परपेंडिकुलर है ना, कि नहीं है? तो एफ साइन थीटा, एफ नहीं, एफ तो थीटा एंगल बना रहा है आर के साथ, एफ साइन थीटा जो है वो आर से परपेंडिकुलर है। तो एफ साइन थीटा हमने एक फोर्स लिया, एफ की जगह एफ साइन थीटा फोर्स लिया, आर और उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो यहां पर हम फिर से क्या कह सकते हैं? टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये फिर से ये वैल्यू आएगा क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, एक और टर्म में हम क्या कर सकते हैं? एक और टर्म में हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट, यहां मान लीजिए पॉइंट P है
और इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो यहां से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये आर वेक्टर हुआ, आर वेक्टर आगे एक्सटेंड हुआ। अब इसको एक्सटेंशन छोड़ करके हम एफ फोर्स को पीछे की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से एक लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये जो लाइन है इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, थीटा। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा, बोलिए। तो आर वेक्टर यहां से आर वेक्टर का मॉड हम लेंगे, तो मॉड हम की ये आर वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा, इस लेंथ को यदि हम x मान लें तो x कितना होगा, इसके हिसाब से चले तो 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस होगा। तो हम फॉलो करते हैं किसको, हाइपोटेनस और बेस को और हाइपोटेनस को लेके चलें, बोलिए। या ये लेंथ कितना होगा, बोलो। ये तो परपेंडिकुलर हो गया उसके लिए, और ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलेंगे। इसको पहले ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको करते हैं हम लोग। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये पोजीशन से इसको हम P बोल रहे हैं। अब इसको पीछे एक्सटेंड किए हम लोग, ये आर वेक्टर है। अब इसको यहां से परपेंडिकुलर मैच करा रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री हुआ, तो यहां से आगे एक्सटेंड करने पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। उसके अकॉर्डिंग ये आर साइन थीटा होगा। ये थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, बेस साइन थीटा। बेस कितना है, आर, तो आर साइन थीटा होगा, इसीलिए ये वैल्यू आर साइन थीटा होगा। अब ये आर साइन थीटा जो वैल्यू है, ये आर साइन थीटा, और ये फोर्स की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या यहां पर टाउ बराबर आर साइन थीटा, आर ना लेकर आर साइन थीटा ले रहे हैं, और एफ और उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये जो आर साइन थीटा है, ये और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, बोलो। ये आर साइन थीटा है ना, ये वेक्टर, और फोर्स इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसलिए 90 डाले तो टॉ बराबर क्या आ गया, आर साइन थीटा इंटू एफ। तो फिर से फाइनल वैल्यू वही आया। तो या तो हम इसको परपेंडिकुलर ले लें या फोर्स को परपेंडिकुलर ले लें, तो हमें टॉर्क हमेशा वही वैल्यू मिलेगा। ये मेरा जस्ट बताने का मीनिंग ये है, ए और बी। मेरे बताने का मीनिंग जस्ट ये है कि या तो आप पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर कर दीजिए फोर्स के, जो यहां किए हैं, या फिर फोर्स वेक्टर को परपेंडिकुलर कर दीजिए पोजीशन वेक्टर के। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे भी रिजल्ट्स वही आएंगे जो एक दूसरे से आर्बिट्री एंगल पर आते हैं, यानी कि कोई बीच का एंगल रहा एफ साइन। यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यहां पर पोजीशन वेक्टर फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। इसका मतलब है टॉर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फोर्स क्या होगा, और उनके बीच का एंगल क्या होगा। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तब क्या होगा। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ सिचुएशन इस तरह का हो गया, ए कंडीशन मान लेते हैं यहां पर ए, इफ
रॉड इस तरह से है, मान लीजिए एक रॉड है, रॉड इस तरह से है। अब ये रॉड पर मान लीजिए ये हिंज पोजीशन है जो कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो मान लीजिए कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ये पोजीशन P पर, और इस हिंज इसका लेंथ कितना है L, हिंज पॉइंट है। तो क्या ये जो फोर्स है ये फोर्स F, और इसका पोजीशन वेक्टर कहां होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पोजीशन वेक्टर से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे पोजीशन वेक्टर लेंगे, तो ये आया, और ये किसके पैरेलल हो गया, ये फोर्स वेक्टर के पैरेलल हो गया। तो यहां थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। पोजीशन वेक्टर जिधर है उसी डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल 0 हुआ, जो यहां पर 0 नहीं था। यहां पोजीशन वेक्टर इस तरफ था, फोर्स वेक्टर इधर था, इसलिए बीच में एंगल थीटा बना जो कि 0 नहीं था। लेकिन यहां पर पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे गया और उसी डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर मिला, इसलिए थीटा क्या हो गया, 0। तो टॉर्क बराबर इस केस में क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 0, इसलिए टॉर्क क्या मिलेगा, 0। इसलिए टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर पॉइंट O के अबाउट क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। केस बी में आ जाइए, केस बी में यही हिंज पॉइंट है, ये O पॉइंट। अब मान लीजिए कि फोर्स जो है, फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ये पोजीशन P है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में F। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में पोजीशन वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये R वेक्टर होगा, और यहां पर फोर्स क्या है, F। तो थीटा कितना है यहां, बोलो, थीटा इस केस में क्या होगा, 180। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, आर एफ साइन 180, और 180 का वैल्यू कितना होता है, 1 -1। वेरी गुड, अभी तक याद नहीं है, तो मैथ है तुम्हारा, 80% आया है। कल मार्कशीट लेके आना, तो चोरी करके तो नहीं लाया, हाँ, चोरी करके लाए हो, बोल दो हाँ यार सर चोरी करके लाए, रिकॉर्ड भी हो रहा है। साइन 180 का पता ही नहीं है अभी तक, राहुल बताएगा। और टॉर्क क्या हो गया, कैसे होगा रवि, तेजस को भी नहीं पता था, फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मास्टर ही बकलोल है, मैं तो ठीक हूं। और उसने तय किया कि मास्टर मेरे लायक, बोलो, नहीं है, मुझे मास्टर को ही छोड़ देना चाहिए। समझ गए, जब पढ़ाई में मन न लगे, कंसंट्रेशन बेहतर ना हो, जो पढ़ा रहे हो वो समझ में ना आए, अपने आप पर आप टेंशन नहीं लीजिए, सीधे सीधे वो समस्या किस पे लाद दीजिए, मास्टर बकलोल था, है और रहेगा। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, मास्टर समझा नहीं पाया, इसमें कमी किसकी है कि नहीं। चलिए, बी हो गया। अब सी में आते हैं हम लोग, सी। तो सी में आते हैं, सिचुएशन सेम रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे। हिंज सपोर्ट यहां है, ये सेंटर पॉइंट O है, अब ये पॉइंट P है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज करें कि फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो यहां 10√2 न्यूटन लगा, 45 डिग्री है। आपसे पूछे कि टॉर्क अबाउट O क्या निकलेगा, तो कह सकते हैं क्या, बोलो, टॉर्क अबाउट O निकल सकता है।
बोलिए साहिल, कौन सा रिलेशन हम लोग बताए थे, डिस्कस करिए थे, याद है? इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, हम सर्कुलर मोशन की कॉन्सेप्ट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी जब रोटेट करेगा तो रिजिड बॉडी तो रोटेशन में होगा, लेकिन उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सर्कुलर मोशन में हम एक चीज पढ़ते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं एस बराबर आर थीटा, याद है? एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एस बराबर, देखो यहां पर आर थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डीएस अपॉन डी के रिस्पेक्ट में, तो आर तो कांस्टेंट है, डी थीटा अपॉन डी। इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? ये वाले टर्म को हम क्या नाम देते हैं? इस पूरे टर्म को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगुलर स्पीड। ठीक है, इससे करस्पॉन्डिंग ये लीनियर स्पीड। और ये क्या होगा, कैसा नेचर का होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। क्यों? क्योंकि हम छोटे से इंटरवल के लिए देख रहे हैं। तो हम छोटे से इंटरवल के लिए देख रहे हैं, तो हम इसका क्या नाम दे सकते हैं? इसका नाम हम v बराबर आर थीटा, v बराबर आर ओमेगा दे सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई dt। तो इस पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन a बराबर आर अल्फा। ठीक है, कहेंगे ना? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो रोल प्ले होता है पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ थीटा का होगा। जो रोल मास का होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। जो रोल स्पीड का होता है यहाँ एंगुलर स्पीड का होगा। जो रोल यहाँ एक्सेलरेशन का हो यहाँ पर अल्फा का होगा। और जो रोल फोर्स का है यहाँ किसका होगा? टाउ का होगा। कह सकते हैं ना? तो फोर्स क्या करता है? फोर्स किसी बॉडी के स्पीड को बढ़ाता या घटाता है, तो टॉर्क भी वही काम करेगा। ये सिमिलैरिटी, ये एनालॉजी क्लियर है? तो ये चीज को देखते हुए हम टॉर्क के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहां पर कोई बॉडी एंगुलर स्पीड हो उसका, ये इस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। कोई व्हील है जो कि किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ओमेगा इसका इंक्रीज कर रहा है। ओमेगा क्या हो रहा है? ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। तो जैसा रिलेशन हम याद कीजिए बताए थे, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, और ओमेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन है ना? और इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में क्या होगा? टॉर्क होगा। टॉर्क क्या कर रहा है? किसी बॉडी के रोटेशन को बढ़ा रहा है, रोटेशनल स्पीड को बढ़ा रहा है। यदि उसका ओमेगा बढ़ रहा है, यानी कि जैसे लीनियर स्पीड बढ़ रहा था, तो उसका कारण क्या था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उधर ही फोर्स था कि नहीं? एफ। तो जिस डायरेक्शन ओमेगा है और ओमेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उधर ही है। और जब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में टाउ होगा। तो हम एक चीज पढ़ते आए हैं, कौन सा चीज पढ़े हैं? कि एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली उसको देखकर कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। होगा ऐसा? अल्फा क्या है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन किसी बॉडी के, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा? जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन बढ़ाता है लीनियर वेलोसिटी को।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाएगा एंगुलर स्पीड को या एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और जिस डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क होगा। क्योंकि यहां पर जो लीनियर मोशन में जो रोल प्ले कर रहा था फोर्स, यहां पर कौन रोल प्ले करेगा, वो टॉर्क। तो आप देख चुके हैं, इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे जाकर। तो यहां पर जैसे फोर्स का डायरेक्शन वही होता था जो एक्सेलरेशन का, इसीलिए यहां पर भी जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, किसका, एंगुलर का, उसका वहां पर भी टॉर्क का डायरेक्शन वही होगा। अब जैसे लीनियर मोशन में पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स होता था, तो रोटेशन में क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग लीनियर मोशन में क्या मानते थे, लीनियर मोशन में हम क्या मानते थे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है, मानते थे। उसी तरह यदि क्लॉकवाइज टर्निंग है और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग है, तो इसको पॉजिटिव मानेंगे और इसको नेगेटिव। इसका मतलब क्लॉकवाइज टर्निंग को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग को पॉजिटिव। अभी इस केस में व्हील किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर एंगुलर स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, इसलिए टॉर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव। और एंटी, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक। और यदि मान लीजिए दूसरे केस में, दूसरा केस है, मान लीजिए व्हील, अब मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में ओमेगा है, लेकिन ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी तो डिक्रीज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में बॉडी का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। उसी तरह यदि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रहते, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन किधर है, क्लॉकवाइज है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसीलिए बॉडी पे टॉर्क किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब कार और बाइक, मान लीजिए बाइक और साइकिल आप चलाए हैं, साइकिल, तो साइकिल जब चल रहा है तो मान लीजिए आप उस साइड से देख रहे हैं, साइकिल ऐसे जा रहा है और आप इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देखने में साइकिल का व्हील जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई किया तो टॉर्क लगा, तो ब्रेक अप्लाई होने से क्या हुआ, एंगुलर स्पीड बढ़ा, घटा या कांस्टेंट रहा। पहले 1 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन करता था, 1 सेकेंड में, तो 1 रेवोल्यूशन यानी कि 2 पाई कर लेता था, अब उससे कम करेगा 1 सेकेंड में, तभी तो स्पीड घटेगा। तो अब मान लीजिए कि वो एक जैसे वो अपना स्पीड बनाए हुए था, लेकिन ब्रेक लगाए तो स्पीड घटा, इसका मतलब ब्रेक जो लगा कर टॉर्क होगा, टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ताकि उसके स्पीड को वो डिक्रीज कर दे और साइकिल जाकर रुके। यदि साइकिल के व्हील का एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप पैडल अप्लाई कर रहे हैं, पैडल फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण से वो टॉर्क के टर्म में बन करके व्हील को स्पीड अप कर रहा है, वहां पर व्हील का स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि उसका एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है। और आपने जो टॉर्क अप्लाई किया है, तो टॉर्क का डायरेक्शन उसके एंगुलर स्पीड के डायरेक्शन में है, इसलिए एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर रहा है। जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तब, और अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए किसी रीजन से आपको उसको रोकना है, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो साइकिल का व्हील तो उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, क्योंकि आप आगे जा रहे हैं तो अचानक थोड़ी ना पीछे हो जाएंगे, आपका स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा यानी कि एंगुलर स्पीड तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन उसका स्पीड कम हुआ, इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, और उसके कारण टॉर्क भी जस्ट अपोजिट, मतलब व्हील जा रहा है पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज, टॉर्क भी क्लॉकवाइज, जिस कारण से उसका स्पीड घटते 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 आकर 0 हुआ। तो आपने तो ब्रेक अप्लाई किया, आप कहेंगे कि हमने ब्रेक के रोल में हमने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन फोर्स उस सेंटर पॉइंट पे किया क्या, नहीं,
फोर्स हमने यहां ऊपर लगाया, जिस कारण से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसका अपोजिट डायरेक्शन में। टॉर्क कौन दिया? फ्रिक्शन फोर्स। जब व्हील पर ब्रेक अप्लाई किए तो व्हील के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ही बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रिक्शन लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो उसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, जिस कारण से व्हील का स्पीड घटते घटते क्या हो गया? जीरो। जब साइकिल रेस्ट पर होगा तो उसमें एंगुलर स्पीड क्या होगा? जीरो। टॉर्क क्या होगा उस समय? जीरो होगा, क्योंकि यदि टॉर्क जीरो नहीं होगा तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन कर जाएगा जिधर टॉर्क लग रहा है। जैसे किसी बॉडी का स्पीड घटते घटते वो बॉडी रेस्ट पे आ गया, तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अदरवाइज नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो मोशन कर जाएगा। समझ गए? तो सेम रोल जो वहां पर फोर्स का था यहां किसका होगा? टॉर्क का। जो रोल वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन का है यहां पर किसका होगा? एंगुलर का। जो रोल वहां पर लीनियर वेलोसिटी का होगा यहां एंगुलर वेलोसिटी का। जो रोल वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का था यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो रोल वहां पर मास का था मोमेंट डेवलप करने के लिए, इनर्शिया डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहां रोटेशन की बात है तो उसका रोल कौन प्ले करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। डाउट है तो पूछिए। साइन कन्वेंशन फॉलो कर लीजिएगा। Similarly, net torque is required to change the rotational state. Net torque is required to change rotational state of the body. Rotational state of the body. If body is rotating about an axis, if body is rotating about an axis and its angular speed is increasing, that means its angular acceleration will have same direction. That means its angular acceleration will have same direction as of its angular speed, and we can say net torque is acting in the same direction, in the same direction. अगले पॉइंट में लिखिए, if angular speed of the body is continuously decreasing, it means the net torque acting on the body, will be in opposite direction, which will be decreasing the angular speed of the body continuously, angular speed of the body continuously, which will be decreasing the angular speed of the body continuously. ठीक है, फुल स्टॉप। अगले पॉइंट में लिखिए, इन रोटेशनल मोशन we take two directions. In rotational motion we take two directions. First anti-clockwise, फर्स्ट लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में ACW, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज ब्रैकेट में ACW। इफ आगे लिखिए, if axis of rotation, direction of axis of rotation
is towards the viewer, if direction of axis of rotation towards the viewer and opposite direction of the clock rotation and opposite direction of clock rotation, then rotation is known as anti-clockwise. Then rotation is known as anti-clockwise. Then rotation is known as anti-clockwise, and it is taken as a positive, and it is taken as a positive in our calculation, and it is taken as a positive in our calculation. अगले पॉइंट में लिखिए क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन ब्रैकेट में लिखिएगा CW, clockwise rotation. If axis of rotation, away from the viewer, and according to clock rotation, then the rotation is known as clockwise rotation. Then rotation is known as clockwise rotation, and it is taken as a negative, and it is taken as a negative, and it is taken as a negative rotation. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में यदि जगह हो थोड़ा सा तो लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में डॉट की तरह दिखाया जाएगा, डॉट की तरह, और क्लॉकवाइज रोटेशन क्रॉस की तरह. तो जैसे ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहां सारे रोटेशन डॉट की तरह दिखाएंगे, और यहां पर ये इस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये क्रॉस में दिखाएंगे. समझ गए? चलिए आज इतना ही पे काम खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास के लिए, अगले क्लास 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये.